सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एक सवाल आप लोगों का बहुत दिनों से आ रहा था, मतलब कि कल की और आज की रिकवरी से पहले तक, कि भैया अगर सब कुछ इतना पॉजिटिव है कंपनी के अंदर तो शेयर गिर क्यों रहा है। आपको पता है 332 328 से गिरना चालू हुआ, वहां से 310 305 ये हमारी सपोर्टिव रेंज थी और एग्जैक्ट इसी रेंज पर आकर के शेयर वापस से रिएक्ट भी करा। ठीक है, अब ये सब चीजें क्यों होता है, एटलीस्ट आपको इस बार तो क्लियरली यहां पर समझ में आ गया होगा कि भैया टेक्निकल्स और चार्ट्स नाम की भी कुछ चीज जरूरी होती है। क्योंकि जब आप इस तरह कमेंट करते हो ना कि भाई सब कुछ अगर पॉजिटिव है तो बढ़ क्यों नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पर आप साथ में ये भी कहते हो कि भैया टेक्निकल्स और चार्ट तो बेकार होते हैं, न्यूज पे काम करो। भैया न्यूज पर अगर काम करते तो अभी तक तो पता नहीं कहां पहाड़ छोड़ चुका होता, बट यस, चार्ट्स और टेक्निकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही अभी तक। स्पेशली अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो तो आपको समझ में आई होगी कि भैया 272 282 292 305 310 और 332 328 ये सारे एक 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 करके रेजिस्टेंस स्टॉक चढ़ता चला गया यहां पर, और एक बार फिर से कहां पर 310 के अपने पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना करके रिकवरी चलाई है दो सेशन से। एक छोटा सा डाटा है जो शायद मैं आपके साथ अभी तक डिस्कस किया नहीं हूं, तो उसको यहां पर समझेंगे और साथ में फर्दर क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेकिन तभी अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि भैया वर्थ है चैनल पर सब्सक्राइब करना तभी करना, अदरवाइज मत करना। तो भैया ये अपडेट हमारे पास कल की दिन आई थी, अलियांज टू मर्ज एजीसीएस इंडिया बिजनेस इनटू न्यू जॉइंट वेंचर विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, हमें पता है कि री इंश्योरेंस के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलियांज का जो है जॉइंट वेंचर बनने वाला है। अब जॉइंट वेंचर के साथ में जो मर्ज किया है अलियांज ने एजीसीएस इनटू दिस जॉइंट वेंचर, ये इसके पीछे है कुछ रीजन। इर्दई इर्दई एक रीजन है जिसकी वजह से अलियांज ये डिसीजन ले रहा है टू मर्ज एजीसीएस इनटू दिस जॉइंट वेंचर। इस अपडेट को मैंने कल के दिन प्रॉपर आपके साथ क्लैरिफिकेशन कर दिया था, प्लीज जाकर के चेकआउट करना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। अब जिस डाटा की मैं बात कर रहा था वो है आपका प्रमोटर होल्डिंग डाटा, एफआईएस डीआईएस और साथ में आपके पब्लिक होल्डिंग। तो भैया जून का डाटा ये आपके पास में है, यानी कि मार्च से लेकर के जून के टाइम फ्रेम पर आपके प्रमोटर एफआईएस और डीआईएस और पब्लिक ने क्या किया है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी फॉल में सबसे पहले एग्जिट आपको देखने को मिलता है पब्लिक का। जैसा आपको दिख रहा है यहां पर 26.83% से पब्लिक की होल्डिंग 25.70% होगी। देखो पब्लिक क्या करती है, हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम रादर देन एक फॉल को पकड़ करके उसका वेट करें और फिर एंट्री करें, हम वेट करते हैं कि भैया कब एक पर्टिकुलर रेंज को स्टॉक सरपास कर जाए, यानी कि एक रैली पर, वहां पर हम एंट्री करें। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर पब्लिक ने सेलिंग करी है, ठीक है, और आपके एफआईएस और डीआईएस वहां पर बाइंग करते देखने को मिले। एफआईएस की होल्डिंग 11.66 से 12.30% की हुई और डीआईएस की 14.21 से 14.68%। यानी कि जो स्टॉक पे गिरावट आई इस टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर आपको एफआईएस डीआईएस एंट्री करते देखने को मिला, पब्लिक की थोड़ी बहुत सेलिंग क्वांटिटी आती देखने को मिली यहां पर। अब इस सब से आपको क्या सीख मिलती है? पहला, कभी भी किसी भी स्टॉक में हाई राइज पर तो जाना नहीं चाहिए, फिर चाहे आपको कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आती देखने को मिले। अब मैं आपको जवाब दूं, अगर जो आपका कमेंट था कि भैया सब कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज इतनी सारी है तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो जब बात आती है ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पहले ये देखो कि एक पर्टिकुलर शेयर कहां से कहां तक ऑलरेडी जा चुका है, कितने शॉर्ट टाइम के अंदर। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखोगे साल 2025 के अंदर अपना लोएस्ट टच करने के बाद 332 का रेजिस्टेंस को टच भी करा स्टॉक, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर इतना बड़ा रिटर्न स्टॉक ने बनाकर के दिया तो यस, करेक्शन आनी लाजमी है, आपको उस करेक्शन का वेट करना चाहिए। कभी भी कोई भी स्टॉक आपको अंधाधुंध भागता नहीं दिखेगा, अगर ऐसा दिखता है तो या तो उस पर ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन लग जाती है एट द एंड, या फिर उसको कहीं ना कहीं मैन्युपुलेशन के अंडर करके, वायलेशन करके उसको बाहर कर दिया जाता है। ये चीजें होती है, पता ही होगी आपको, जैसे कि एएसएम में डाल दिया जाता है, फिर ईएसएम जीएसएम वगैरह चीजें आती है, फिर जेड कैटेगरी के अंदर। तो भैया आपको मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना होगा, उसी हिसाब से वो रैली आगे फर्दर एस्केलेट होती है, हल्की हल्की करेक्शन आती है, फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्टॉक में लॉन्ग टर्म की एंट्री करते हो, मान लो कि आप किसी शेयर को खरीदते हो, जैसे जियो फाइनेंशियल ही लेते हैं, आपने यहां पर एंट्री करी कितने पे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 260 पे, तो क्या आप 260 जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं,
डेफिनेटली मार्केट क्रैशेस आते हैं, कंपनी की कभी कभी कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, तो वहां पर वापस से वो प्राइसेस आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो अगर एक रैली बनी है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक तरफा रैली आगे भी चलती रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये भी समझना होगा कि कोई कहीं वो शेयर वापस उस पर्टिकुलर प्राइस के पास ना आ जाए। और आता है, आपने देखा भी मार्केट क्रैशेस के अंदर, यहां पर कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तब। तो ये है छोटी सी सीख, देखो समझनी होगी ये हम लोगों को। अदरवाइज फिर क्या होता है कि हम पकड़ करके बैठ जाते हैं और फिर अपनी आपको ही कोसते हैं और कंपनी को भी कोसते हैं। आज कल के दिन जो वॉल्यूम था 1 करोड़ था, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। अब कल 46% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर हाई है। यानी कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू भी यहां पर और क्लियर से समझ में आ चुका है आज एक बार फिर से, कि अगर किसी भी स्टॉक में आपको लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी परसेंटेज दिखे, मतलब ये है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका ये एक और स्ट्रांग हो जाता है आपकी लर्निंग बुक्स के अंदर कि यस, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी स्टॉक में लो वॉल्यूम और हाई एंट्री पर लार्ज एंटिटीज दिखती हैं, जिसकी वजह से वापस से एक स्ट्रांग रिकवरी भी बनती है। तो भैया ये वॉल्यूम लो हो, अगर डिलीवरी हाई हो, तो ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है स्ट्रांग रिकवरी बनने का भी। इसको आप नोट कर सकते हो। बाय सेल की मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, वो आपका अपनी मर्जी होनी चाहिए। आज 42.10% की डिलीवरी आई है। वॉल्यूम जो है रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंट रहा है, बट वीकली और मंथली बेसिस पर कम हुआ है। अब अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें, जो आपके एमएफआई एंड आरएसआई हैं, तो भैया ये रिकवरी होने का एक और रीजन आ जाता है 30s की रेंज के आपके एमएफआई, जो कि परसों के दिन नजर आ गए थे। अब 39.8 का एमएफआई आ चुका है और 53.4 का आपका आरएसआई आ चुका है। यानी कि आरएसआई जो आपका 40s की रेंज पर था, अब वो 53.4 पर है। यानी न्यूट्रल टेक्निकल्स, जो आपका एमएफआई नियर टू बुलिश के अंदर था, वो अब आपका 39.8 पे आ चुका है। ये टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी 310 को टच करके अच्छी खासी रिकवरी 319 तक सिर्फ और सिर्फ 3 सेशन के अंदर अंदर शो करी है। तो भैया ये रिकवरी स्ट्रांग है यहाँ पे। अब आपको एक चीज और देखनी और समझनी होगी कि अब क्या पोजीशन यहां पर क्रिएट हो रही है। तो अब अगर हम आज की पोजीशन की बात करें, तो आज आपको नजर आ रही है कि भैया ऊपर की टेल लंबी खींची है, जो कि इंडिकेट करती है सेल को। ठीक है, 319 के पास आकर के शेयर यहां पर सेल हुआ है और आप देख सकते हो 310 को आकर के यहां पर शेयर में रिकवरी बनी। यानी कि अगर यहां पर हमको फर्दर और मूवमेंट चाहिए अप ट्रेंड के अंदर, तो भैया इस रेंज के अंदर अंदर आपको यानी कि 315 ले लो, यहां पर 310 305 के ऊपर 315 मार्क करेंगे और 315 से 318 ये छोटी सी रेंज, 3 रुपए के बीच की रेंज अगर यहां पर सस्टेन करता है, तो आपको फर्दर अप ट्रेंड दिखेगा। लेकिन क्योंकि आज सेलिंग अगर इस तरह की कैंडल्स आपको डेली बेसिस पर बनती देखने को मिलती है, तो आपको यहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा इस बार फिर से। ऑलरेडी हमारे पुराने रेजिस्टेंस पर अच्छा सपोर्ट बना, जिसकी वजह से रिकवरी आई है। अगर ये सेलिंग जो आज आई है स्टॉक में, अगर ये कंटिन्यू रहती है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। तो हमें चाहिए कि स्टॉक यहां पे सस्टेन करे 315 से 318 की रेंज पे, ताकि फर्दर ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल सके। तो धीरे धीरे आपकी रैली जो है वो बनती है, कभी भी एक तरफा स्टॉक नहीं भागता दिखता। आपको 400 टेक्निकल्स को समझना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।